हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी ही प्यारी सी चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। डियर बच्चों, हम पुनः आपके लिए पी वाई क्यू लेकर आए हैं जो एटॉमिक स्ट्रक्चर लेसन से रिलेटिव था। इसके पहले आपको पार्ट 1 हमने आपको प्रोवाइड किया जिसमें हमने आपको 20 क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे और आज बात करते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन से। यदि आपने पहला पार्ट ना देखा हो तो देख अवश्य लें और फिर आइए 21 नंबर के क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन पर। देखिए क्या कहता है 21 नंबर का क्वेश्चन। आप समझने का प्रयास कीजिए और पढ़ने का भी प्रयास कीजिए। देखिए बच्चों, हमने आपको कहा पहला क्वेश्चन कहता है कि किसी इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर। देखो, क्वांटम नंबर आपके 4 होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक होता है एजीमुथियल क्वांटम नंबर, मैग्नेट क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। यहाँ कहा है यदि किसी इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 तथा चुंबकीय क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर मतलब s कितना है +1/2 और चुंबकीय क्वांटम संख्या मतलब -1 है, तो ये निम्नलिखित में से किस में उपस्थित नहीं हो सकता है। तो आपको बता दें, अगर -1 है, वो कहता है, दोबारा सुनना, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। वो कहता है यदि किसी इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर +1/2, तो लिख दिया हमने। वो कहता है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या -1 है, तो इनमें से कौन किस में उपस्थित नहीं हो सकता? डी का ऑफकोर्स में, कि पी में, कि एफ में, कि एस में। तो मैं तो कहूँगा डियर कि ये एस में उपस्थित नहीं हो सकता है। बाकी डी में भी हो सकता है, पी में भी हो सकता है, एफ में भी हो सकता है। कैसे कैसे एस में नहीं उपस्थित हो सकता है? क्योंकि आप देखिए एस में, देखो एस की जो कक्षा होगी वो केवल ऐसी होगी जिनके ऊपर और नीचे चक्र होगा, तो अर्थात ये तो हो सकता है क्योंकि एस में दो ही इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो हो सकता है। लेकिन -1 एस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यदि L बराबर 0 होता है तो वह एस कक्षा होती है, और जब L बराबर 0 होगा तो अपने आप M बराबर 0 होता है। तो भैया जब M बराबर 0 होगा और यहाँ M बराबर क्या होगा -1, तो S में तो हो ही नहीं सकती है। दोबारा सुनना, नहीं समझ में आई मेरी बात को? देखिए यहाँ माना इसकी कहते हैं -1, तो देखो S मैं कहता है डी में हो सकता है, पी में हो सकता है, एफ में हो सकता है, लेकिन S ऑफकोर्स में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि S में देखो अगर L बराबर 0 का मान की बात करें तो ये हमेशा L बराबर 0 मान कब किस में होता है? S कक्षा में। जब L बराबर 0 तो M बराबर क्या होगा? अपने आप 0 होगा, और M बराबर वो कहता है -1, तो भाई ऐसे ही में M का मान माइनस कभी होता ही नहीं है, इसलिए आपका S ऑफकोर्स आता है डी राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए इस पर थोड़ा गौर देना आप लोग, इस पर यदि आप गौर देंगे तो अब क्लियर होता चला जाएगा आपका। चलिए हम बात करते हैं अच्छे से। देखो क्वेश्चन कहता है मूल अवस्था में, अगर मूल अवस्था की बात कर दें तो समझ जाइए n बराबर कितना हो गया? 1। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। मूल अवस्था कहा तो 1, और यदि यहीं कह देते उत्तेजित अवस्था, अगर वो कह देता उत्तेजित अवस्था तो n बराबर कितना हो जाता? 2 हो जाता। n बराबर कितना हो जाता? फिर 2 हो जाता उत्तेजित अवस्था में। मूल अवस्था की तो n बराबर कितना होगा? 1। ठीक, अब वो कहता है हाइड्रोजन की त्रिज्या, मतलब हाइड्रोजन की जो रेडियस है r इक्वल देगा 0.53, और वो कहता है Li2+ आयन की त्रिज्या बताइए। कोई दिक्कत नहीं है।
आर की त्रिज्या होता है तो कुछ नहीं करना है। देखो तो लिखेंगे R1 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, रख दीजिए। अब जेड यहाँ किस चीज़ का रखेंगे, अरे जिसकी त्रिज्या उसने पूछी उसी का जेड रखेंगे। तो आर आपका था 0.53 और एन थे आपके मूल अवस्था अर्थात 1 का वर्ग, और जेड आपका क्या है 3। किसकी निकालना है, लिथियम की निकालना, तो लिथियम का ही रखेंगे यहाँ पर। तो हो गया आपका, इसको जब हल करेंगे तो आपका आंसर 0.17 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। बस समझ रही। मूल अवस्था कहा तो n बराबर 1, यदि यहीं उत्तेज अवस्था कहा तो n बराबर कितना 2, मूल अवस्था कहा तो n बराबर 1, उत्तेज अवस्था कहा तो n बराबर कितना 2, त्रिज्या दी गई r बराबर 0.3। अब निकालना लिथियम की त्रिज्या, तो लिथियम त्रिज्या निकालना R1 एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो जो r पहले दिया उसी को r रखते हैं, तो यहाँ जेड किसका रखेंगे, जिसकी त्रिज्या ज्ञात करनी हो। तो इसके ऊपर हन का 0.3, 1 का वर्ग और 3, ये आपका क्लियर हो गया। ये आपका यहाँ राइट आंसर होगा। ठीक है, 22 कंप्लीट हुआ, कोई दिक्कत। तो 22 नंबर के क्वेश्चन में कर लिया आपने। चलिए 23 नंबर के क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। आइए, अच्छा क्वेश्चन भी है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत पर अनसर्टेनली सिद्धांत पर ये आंसर है, क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया गया, 3 गुणा 10 की पावर 4, तो 3 10 की पावर 4 और बेग मात्रा तो क्या देगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भैया बी बराबर दिया है, समझ लीजिए कितना बराबर दिया, 3 गुणा 10 की पावर 4 सेंटीमीटर दिया, सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से भ्रमण कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की स्थिति में, इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या कहलाती है, डेल एक्स, इलेक्ट्रॉन की स्थिति है। ठीक है, 0.01% तक अनिश्चितता होगी। h/4π का उपयोग अनिश्चित व्यंजक में करें तो देखिए सूत्र होता है डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वल h/4π। देखिए अब यहाँ पी संवेग जो होता है उस संवेग का तो मान दिया नहीं उन्होंने, तो सूत्र छोड़ लेंगे हम, डेल एक्स बराबर नहीं डेल एच इंटू डेस इंटू डेल्टा पी को तोड़ लेंगे एम इंटू डेल बी बराबर h/4π। और डेल एक्स आपको निकालना है, डेल एक्स क्या करना है आपको निकालना है, तो डेल एक्स यहाँ की तरह रखिए। ठीक है, डेल एक्स क्या करेंगे आपको आप जहाँ की तरह रखिए, और आपका क्या होगा, और बाकी सब चीज़ें कहाँ हैं h/4π इंटू एम इंटू वी, अर्थ यहाँ आ जाएंगी। तो एम इंटू वी कुछ करना क्या है, एच आपका प्लांक नियतांक होता है, देखो 6.6 इंटू 10⁻27 अर्ग में दिया, 4π आप जाके रख रही है। एम का मान आप खुद जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का 9.10 की पावर -31 28 रखिए। ठीक है, अब बचा क्या बी का मान, तो बी का मान क्या रखेंगे, जो बी क्या होता है देखो यहाँ कहता है 0.01 दिया, देखो 0.001 और परसेंट डालो तो 100 गुणा कर दीजिए, 100 का 100 आ जाएगा नीचे, इंटू जो बेग दिया है इसको 3 की पावर 4। इसको जब हल कर लोगे आप पूरा तो यहाँ पर इसे बी की जगह पर इसको रख देंगे, तो आपका जो तो आप हल कर सकोगे। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं समझ में दोबारा बात कर देता हूँ क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा वो हो चुका था। देखिए दोबारा कहता हूँ, डेल एक्स इंटू डेल पी बराबर होता है h/4π। तो डेल एक्स जो है वही रखने दीजिए, डेल पी का मान दिया नहीं गया, निकालना डेल से, तो h/4π की जगह पर पी का मान खोल दीजिए m इंटू डेल बी। तो देखो h का मान तो आप जानते हैं 6.6 इंटू 10⁻27 रखा, ठीक, बटे 4π आप जाके तरह रख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। m आप इलेक्ट्रॉन का रख लीजिए 9.1 गुणा 10 की पावर -28
क्यों रख रहे हैं 28? 28 लेंगे आपका ग्राम में लेंगे ना, अर्घ है सो इंटू आगे बचा एम होगा, डेल्टा बी हुआ। तो डेल्टा बी कैसे निकालें? डेल्टा बी निकालने का 0.001 है, इसका परसेंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा नीचे, और बेग कितना देगा 3×4। इस पूरे को उठा के यहाँ पुटअप कर दीजिए और फिर आप हल कर लेना, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो तो आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए दिखाई दे रहा कुछ? आप जब रख देंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा इसका। मेरे हिसाब से 23 नंबर का आंसर था आपका, 1.93 आएगा। ठीक, आप हल कर लेंगे। चलिए देखिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन कहते हैं कक्षकों को समभ्रंश कहा जाता है जब उसके तरंग फलन बराबर होते हैं, उसके तरंग फलन बराबर किंतु भिन्न ऊर्जा के होते हैं, उसके तरंग फलन बराबर किंतु समान ऊर्जा के होते हैं, और उनकी ऊर्जाएं समान होती हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि समभ्रंश कौन होते हैं? तो समभ्रंश हमेशा वही होते हैं जिनकी ऊर्जाएं समान होती हैं, जैसे कि Px हुआ, Py हुआ, Pz हुआ, ये तीनों के तीनों एक दूसरे समभ्रंश कहलाएंगे। क्यों? समभ्रंश का मतलब होता है डीजनरेट ऑर्बिटल का मतलब होता है जिनकी ऊर्जाएं क्या हों, जिनकी एनर्जी समान होती है वही माने जाते हैं। तो 24 क्लियर होगा। आइए 25 पर देखिए, एक कण जिसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा, देखो क्या दिया है, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ दिया है 10⁻⁻17 मीटर। संवेग क्या होगा? संवेग का ना, तो देखो लैम्डा बराबर होता है सूत्र h/p। तो p आप यहाँ ले जाइए, लैम्डा है तो p बराबर हो जाएगा h/λ। तो h का मान आप सब जानते 6.6 × 10⁻34 दिया, 34 रखेंगे। लैम्डा का मान कितना है? 10⁻⁻17 होती है। -17 ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर जाएंगे तो 17 बचेंगी, तो आपका जाएंगे तो आंसर आ जाएगा वही। कर लोगे ना हल आपको? तो 25 से हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका। ठीक है, 17 जाएंगे, 17 कट जाएंगे, 17 बचेंगे ओनली, ये हो गया। तो वेव लेंथ दिएगा ये लैम्डा ने h/p पाई, लैम्डा h/p और फिर h/λ। h का मान रखा, लैम्डा का मान रखा, आंसर कर दिए, सी आपका आ जाएगा। ठीक है, आई 26 क्वेश्चन पर। ये सिंपल सा, ये तो तभी बनते जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से हों आपके। ठीक है, 26 का कौन होगा? यहाँ पूछा कि गैडोलियम की बात करें तो इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है एक्स ही। अब देखो जगह नहीं है तो उसकी बुला लेंगे। जीनॉन का परमाणु क्रम 56 होता है, तो यह हो जाएगा 4f7 5d1 एंड 6s2। ये होगा, ये अब मिला लीजिए 4f7 किस में है? डी में है, तो डी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दिक्कत बताइए, कोई समस्या? ठीक है, तो डी आपका राइट आंसर हो गया। आई 26 के बाद चलते हैं अगले पे, 27 में। देखिए 27 में क्या पूछ रहा है, थोड़ा ये देख लीजिए आप। 27 पूछा कि वो है आयन, ऐसा आयन बताइए आप बोले जो CO के सम इलेक्ट्रॉन को, मतलब जिस CO के सम इलेक्ट्रॉन का मतलब जो CO है आपका, जिसे बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो इसके समान किस्म होगी। तो देखो कर लीजिए, कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 प्लस ऑक्सीजन में कितना होता है? 8 और 6 बोले तो 40 है। तो अब ऐसा ढूंढिए जिनमें 14 इलेक्ट्रॉन हो। तो देखो पहले देखें हम, पहला लिखा है CN, तो C में कितना होता है? 6 प्लस नाइट्रोजन में कितना होता है? 7 और एक माइनस लगो तो कितना होगा? +1, तो 7 1 8 और 6 14। तो सम इलेक्ट्रॉन कौन है? सम इलेक्ट्रॉन क्या है आपका? CN-। समझ में गया ना? मतलब सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। तो CO की समान इलेक्ट्रॉनिक संख्या किसमें लगी? C में 6, O में थे 8 और 8 से 14 हुए। तो इसमें कौन की समान है? CN- का मतलब कार्बन में हुई 6, नाइट्रोजन में 7, लेकिन एक माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो हो गया 8, 8 से 14 अर्थात CN- ही
सम इलेक्ट्रॉनिक है आपका। क्लियर हो गया। चलिए अगली बात पे कर ले रहे हम 28 नंबर के क्वेश्चन पर। ठीक है, छोटा करता हूँ जिससे थोड़ी जगह भी मिले। आइए 28 नंबर के क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की n बराबर 1 बोहर कक्षा की त्रिज्या इतनी दी गई है, तो उत्तेजित अवस्था, देखो मैंने कहा था ना फर्स्ट क्वेश्चन में कहा था अगर मूल अवस्था हो तो n बराबर 1 होता है, उत्तेजित अवस्था होती है n बराबर कितना हो जाता है, 2 होता है। ठीक है, तो सूत्र आपको जानते हैं, सूत्र आपको बताया नहीं गया था अभी थोड़ी देर पहले, आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया, सूत्र बताया था, क्या बताया था, r बराबर n स्क्वायर z इंटू R1 था ना, यहाँ यही तो सूत्र था। तो r बराबर त्रिज्या निकालनी है आपको, तो r बराबर जाए तक रही है, n स्क्वायर का होगा अब 2 का वर्ग हो जाएगा, और z किसका निकालना है, किसकी उत्तेजना वाली, किसका निकालना है, हाइड्रोजन का निकालना है, तो हाइड्रोजन के लिए वर्ग हो जाएगा, इंटू त्रिज्या कितनी दी गई 0.530। इसको आप हल कर लीजिए, 2 दूनी 4 का गुणा 4 12, तो 2.212 आएगी आपकी। ठीक है, कितने 2.12, नहीं समझ में दोबारा सुनिए जाओ। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमने आपको बताया त्रिज्या बताया, त्रिज्या बराबर क्या था, त्रिज्या बराबर सूत्र था, त्रिज्या बराबर क्या सूत्र था, R1 इंटू n स्क्वायर अपॉन z था। तो R1 कितना हो जाएगा आपका, जो दी गई है वो 0.53 गुणा n कितना उत्तेजित अवस्था है, तो 2 दूनी 2 का वर्ग हो जाएगा अर्थात 4, और z का हाइड्रोजन निकालना तो हाइड्रोजन लगा दी, अब 4 गुणा करिए, 4 तिया 12 और 4 5 20 21 2 और 21 2.2 एंगस्ट्रा आ जाएगी आपकी, डी आपका राइट है। ठीक है, ये 28 नंबर क्लियर होगा। जो फॉर्मूला पहले दिया था उसी फॉर्मूला से आपको हल करना है। ये देखिए न्यूमेरिकल्स आपको अभी बताया भी है, फिर बता रहा हूँ। ये हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत पर आधारित है 29 का। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन और एक हीलियम परमाणु दोनों की स्थिति 1 नैनोमीटर है। ठीक है, अब ये बदलना पड़ेगा नैनोमीटर, क्यों, क्योंकि हम मीटर में है, तो 1 नैनोमीटर का मतलब है 1 इनमें 10 की पावर -9 कर दी, तो ये मीटर बन जाएगा। ठीक है क्या, लेकर एक इलेक्ट्रॉन एक हीलियम परमाणु दोनों की स्थिति 1 नैनोमीटर के अंतर्गत ज्ञात है। पुनः इलेक्ट्रॉन का संवेग इतना दिया है, हीलियम परमाणु की संवेग मापन में अच्छे बताइए। संवेग में देखो सूत्र क्या होता है, आप ही लगाओगे, मैं नहीं लगाऊंगा, केवल बताऊंगा, डेल एक्स इंटू डेल बी बराबर h/4π। तो डेल पी संवेग में जब निकालना है, एच आपका प्लांक नियतांक होता है, और डेल एक्स आपका दिया गया है, ये दी गई है, संवेग में दी गई है। ठीक है, इसको आप स्वयं हल करेंगे, मैं केवल जानकारी दे रहा हूँ कि इसका डी राइट आंसर आपका आएगा तो। ठीक है, इसको हल करेंगे स्वयं, क्योंकि हर कोई क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं करूँगा। अगर नहीं बने तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं बोहर सिद्धांत के अनुसार Li2 प्लस आयन की n बराबर 2 अवस्था से इलेक्ट्रॉन के निर्गत होने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी, आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी, तो आवश्यक ऊर्जा इनकी होगी 30.6। ठीक है, आगे देख चलिए। एक फोटोन की ऊर्जा बता, ऊर्जा बोले तो ई एनर्जी 3.303 इंटू 10⁻90 जूल पर एटम, और फोटोन की तरंग घात करना, लैम्डा घात करना लिखो क्वेश्चन। तो आप खुद जानते सूत्र होता है ई बराबर SC/λ। एच का मान सब जानते 6.6 इंटू 10⁻34, सी का मान सब जानते हैं 3/8/λ आपको निकालना है, और ई बराबर आपका ये मान दिया है, बराबर रख दीजिए और हल कर लीजिए आप। ठीक है, समझ में आ गई बात। 31 नंबर क्वेश्चन होगा। अब आइए 32 पर। अगर हम 32 पर देखें तो देखो कैसा होना है, क्या लिखा है, सम इलेक्ट्रॉनिक संरचना का समूह है, मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, ऐसा कौन सा समूह है। तो हम कोई समूह उठा कर देख ले रहे हैं, समझना पड़ेगा हमें। तो चलो H2 में पहले में देखते हैं। तो एक H में कितना होता है, एक, तो 2 H में होगा 2 कॉमा,
एक सी में 12 और 12 ऑक्सीजन में कितना होता है 12 और प्लस 16 तो नहीं बनते, ये तो हो ही नहीं सकता है यार, पहला ये तो हो ही नहीं सका। अब देखो बी में देखो नाइट्रोजन के होते हैं 7 और हाइड्रोजन देखो एक हाइड्रोजन के 2 और 100 और सल्फर के होते हैं 16, 16 2 18, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखिए सी को देखा, एक नाइट्रोजन के होते हैं 14 और 2 नाइट्रोजन कितने हो गए, एक नाइट्रोजन का 7 और 2 नाइट्रोजन के 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन में 6 और ऑक्सीजन में 4, तो ये भी 14 हो गए। कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7 और एक ग्रहण कर लिया, तो ये भी 14 हो गए। ऑक्सीजन में होते हैं 16, एक में 8 होते हैं, दूसरे 16 और 2 प्लस चले तो ये भी 14 होगा। इसका मतलब है आपका सी राइट होगा। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप जोड़ते चले जाइए और इसको हल कर जाइए। देखो दोबारा कहता हूँ, N2 है तो एक N में 7 और 2 N में 14। CO में देखो तो एक में कार्बन में 6 तो दूसरे ऑक्सीजन में 8 तो होगा 14। CN माइनस में देखिए तो एक कार्बन होते हैं 6 तो एक ऑक्सीजन होते हैं 8 और माइनस एक का मतलब +1, इसका मतलब माइनस का मतलब हाँ +1 7 होता है ना, तो 7 एक अर्थ होगा 14। ठीक है, O2 और 2 प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 8, 2 ऑक्सीजन को 16 और माइनस 2 करने तो 14। तो इस प्रकार आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे समझ में, ये 32 का राइट आंसर था आपके सामने। अब आइए 33 नंबर क्वेश्चन में। 33 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, क्या जानकारी देना चाहता है, तो लिखिए देखना। निम्नलिखित क्वांटम संख्याएं कितनी कक्षाओं के लिए संभव है। तो कक्षाओं के लिए इसकी एक बात बता दूं आपके लिए, अगर नोडों की संख्या चाहिए हो किसी प्रकार की तो फॉर्मूला बनता है n - l - 1। ठीक, यदि उपकोष में कक्षकों की संख्या चाहिए तो सूत्र बनता है और उपकोष में कक्षकों की संख्या चाहिए तो सूत्र होता है 2l + 1। और यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहिए उपकोष में ही तो बनता है 4l + 2। मतलब कक्षकों की संख्या में 2 का गुणा हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते, 2 गुणा हो जाता है तो 4l + 2 का। बस समझ में आ गई। तो ये चलता है आपका इस प्रकार का क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा उससे बात करें, दोबारा ही बात कर दूंगा बाद में। निम्नलिखित क्वांटम संख्या कितनी कक्षाओं के लिए संभव है, कितनी कक्षाओं के लिए संभव है। तो n = 3, l = 2, m = +2 है, तो केवल एक कक्षा के लिए संभव, क्योंकि s का मान तो यहाँ है ही नहीं, इसलिए केवल एक कक्षा के लिए संभव है। ठीक है, आपको बता दूं बच्चों कि समथिंग 20:56 हो रहे हैं, अर्थात 9 बजने वाले हैं रात्रि के, समझ रहे। तो ये आप मतलब इन कक्षाओं के लिए कौन संभव नहीं है। तो n = 3, l = 2 और m = +2 हो तो इसके लिए केवल एक कक्षा होगी। ठीक है, अधूरे मान है क्योंकि इसके। लिया क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, निम्न में से कौन सा समूह सम इलेक्ट्रॉन के लिए, बार बार वही आ रहा है। तो सम इलेक्ट्रॉन निकाल तो पहले CO2 में निकाल के देखा और आपके में NO2 में निकाल के देखते हैं। कार्बन होते हैं 6 प्लस एक ऑक्सीजन में 8 तो 2 ऑक्सीजन में 16 और 16 6 22। एक नाइट्रोजन में होते हैं 7 तो 2 ऑक्सीजन होते हैं 16, 16 और 7 का 16 7 का तो 17 18 19 20 21 22 और 23 तो कितना हो जाता है 23। तो भैया आपका ए तो होना नहीं सी लो उठाइए CN माइनस, तो एक सी का होता है इससे और नाइट्रोजन को होते हैं 7 और एक माइनस होता है, इसका मतलब प्लस, इसका हो कितना 7 1 8 और 1 6 14। और सी में देखो एक कारण होता है 6, ऑक्सीजन को होते हैं 8 तो 8 6 14। इसका मतलब समान इलेक्ट्रॉन किस में है CN माइनस और CO में, तो इसे बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ये होगा कंप्लीट आपका। आइए 35 नंबर क्वेश्चन में। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन पीछे करवा भी चुका हूँ, इसलिए
यहाँ पर ज़्यादा हम ब्रेन लगाएंगे, आप आंसर ले लीजिए और खुद सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम पीछे लगा हुई जगह हूँ। ठीक है, अब भैया 36 नंबर के क्वेश्चन पर आइए भैया, ध्यान देना। प्लांक स्थिरांक प्रकाश की गति v कौन सा प्रकाश से कौन तरंग सबसे नजदीक होगी? अरे यार देखिए 36 लगाना, सूत्र लगाएंगे पहले, E बराबर SC बटे लैम्डा। ठीक है, हो गया ना, E बराबर SC बटे लैम्डा। तो देखिए एच दिया है, प्रकाश का वेग दिया है और तरंग दैर्ध्य लैम्डा दिया है। निकालना क्या है, E निकाल लीजिए। और E बराबर आपको पता है, E आप निकालिए, E बराबर H न्यू। ठीक है, ये निकाल लेंगे, इससे हल कर लेंगे, H दिया है, G दिया है, H, C दिया है, लैम्डा आपको निकालना, वो लैम्डा आपका निकालना है, ये देगी आपकी माने थी जगह। ठीक है, इसको आप हल कर सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन जो बिल्कुल सिंपल हैं, जो आप स्वयं करेंगे, हम बार बार करें, हम नहीं करेंगे आपको सर। और आपको फिर भी नहीं आएंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में, हम धीरे बता रहे, झूठ की बात नहीं है, सही कह रहा हूँ कि आप हमें अगर क्वेश्चन फिर भी नहीं हो रहे आपके या नहीं आप सॉल्व कर पा रहे, तो आप हमें उन क्वेश्चनों की संख्या, सर 36वां है कि 35वां है कि 32वां है कि पहला है, कमेंट में इनके नंबर लिख देना, संख्या लिख देना, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा और अच्छे से। ठीक है, अब आप क्या चाहते हो, आप इतना तो बता ही सकते हो कि सर हमें नहीं बन रहा है, तो हम आपको आगे बता देंगे, प्लीज़ इतना कर लेना, नहीं बनेगा तो बता देना। आइए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं आपसे, क्योंकि बताना आपको तभी तो हम आगे ले जाएंगे आपके लिए। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कर सकते हो आप, हमें ऐसा लगता है इसलिए आप कर नहीं रहे। लिखा है कि आयन O2 माइनस, इसका मतलब O2 माइनस का मतलब क्या है, एक ऑप्शन पर 8, दो एक 8 और प्लस -2 का मतलब +2, इस 2 इलेक्ट्रॉन का इसका 10, F माइनस का 9 और 9 और 1 माइनस का मतलब +10, Na का मतलब होगा 11 और 1 प्लस का मतलब 1 घटाया अर्थ है, इसका मतलब है 10, Mg का मतलब होता है 12 और 2 प्लस का मतलब है 2 घटाए हैं इन्होंने 10, Al का मतलब होता है 13 और 3 प्लस का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे, इसका मतलब है 10। सबके सब क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक है, इनकी आयनिक त्रिज्या क्या होगी? तो देखो जब सम इलेक्ट्रॉनिक हो तो आयनिक त्रिज्या थोड़ी डिफरेंस होती है, मतलब जो ये होती है समझ लीजिए व्युत्क्रमानुपाती होती है, 1/z आयनिक त्रिज्या, आपका जो रेडियस होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब जिसका z बड़ा होगा उसकी त्रिज्या छोटी हो जाएगी, या जिसका z छोटा होगा उसकी त्रिज्या बड़ी होगी। ठीक है, यहाँ पर लेकिन आपका सी राइट आंसर होगा कि O2 माइनस से Al3+ तक अर्थपूर्ण कमी होती है। इसको यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन हम बताएं कि जब परमाणु सम इलेक्ट्रॉनिक है वो, तो 1/z होता है वो। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती चलता है सिस्टम। ठीक है, इसको भी होगा। आइए 38 नंबर क्वेश्चन पर देखिए क्या कहता है। कहता है हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 से n बराबर 1 में गिरता है तो निर्गत विकिरण की आवृत्ति होगी और आयनिक त्रिज्या दी। देखो ये आप कैसे लगा सकते हैं, जो बामर, पाश्चन, लाइमन, फोन जो श्रेणी होती है ना, उसके अकॉर्डिंग लगना है इसको। तो ये भी आप हल कर सकते हो, आपने पढ़ा भी है और हमने पढ़ाया भी है। फिर भी समस्या हो तो बच्चों हम बार बार कह रहे हैं कि जो भी आपको क्वेश्चन नहीं क्लियर हो या नहीं समझ में आ रहा कि हम उसको कैसे हल करें, सर ने बताया नहीं हमें चैनल वीडियो में और कहा था कि अपना स्वयं लगा लीजिए, तो आप मानते हमने कहा, इसकी फिर भी आप क्वेश्चन क्लियर ना हो तो जिस भी नंबर को, चलो सपोज आपने सर दूसरा क्वेश्चन समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में 2 नंबर लिख के भेज दीजिए, तीसरा नहीं आया तो तीसरा बता दीजिए, 5वां नहीं आया तो 5 बता दीजिए, 7वां नहीं आया 7 बता दीजिए, अगर 30वां क्वेश्चन नहीं समझना 30 बताइए, 36वां नहीं बनना 36 बताइए, यदि 38 वाला नहीं बनना है तो 38। तो जो भी आपका क्लियर दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, जिससे हम क्या करें, उससे आपके नए तरीक़ा से आपको हल करने के बता देंगे। इतना ही कर सकता हूँ सर,
लेकिन अब इससे ज़्यादा क्या करूँगा, क्योंकि हमें लगता है कि आप बन जाएगा सर, इसीलिए कह रहा हूँ। नहीं बनेगा तो आप हमें जो हमने आपको समझाया बस भी कर लेना। आइए 39 नंबर क्वेश्चन पर, यही क्वेश्चन है, ठीक है। 39 नंबर देखेंगे, हाइड्रोजन परमाणु द्वितीय पूर्व कक्षा की त्रिज्या इतनी है, चौथी पूर्व कक्षा निकालना है। देखो 39 का ए भी आप हल कर सकते हैं। यहाँ आंसर आएगा आपका -82 किलो जूल मोल इनवर्स, ये आपका राइट आंसर होगा इसका। चौथी पूर्व कक्षा के लिए निकलेगी, जब 328 होगी तो चौथी कक्षा के लिए आपका आंसर यही निकलेगा। देखो आपकी सेकंड लेक्चर है, आपको पता है ना, तो है आपको खुद पता है कि ये आपका सेकंड लेक्चर है। इसके पहले हम आपको फर्स्ट लेक्चर भी दे चुके हैं। कृपया कर दी नहीं समझ में आया हो तो आप हमें बता दें कि कहाँ आपकी प्रॉब्लम है, कहाँ आप सही कर सकते हैं, ठीक है। इनमें किसी प्रकार की कोई समस्या को आप अपने मस्तिष्क में मत लीजिए कि सर ने हमें बताया नहीं, क्योंकि हम आपको करा चुका हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ इन क्वेश्चनों को, जिससे आपका नीट जैसी तैयारी के लिए या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपका बेस अच्छे से तैयार हो सके, इसलिए ऐसा वर्क कर रहा हूँ मैं। इसलिए कुछ सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं और कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी होते हैं। तो यहाँ पर मिक्सचर क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है डियर? मिक्सचर क्वेश्चन है। तो मिक्सचर क्वेश्चन कुछ आप स्वयं कर सकते हैं, कुछ आपका टीचर हल करवाएगा। बात समझ नहीं समझ आ रही? कोई दिक्कत है? तो ये मिक्सचर क्वेश्चन है आपके लिए। कैसे क्वेश्चन है? मिक्सचर। तो आप किसी प्रकार की समस्या हो तो हम बार बार करें, जौन सा क्वेश्चन आपको ना बना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और बता दें कि सर जी अभी ये दूसरा क्वेश्चन सही नहीं हुआ, सर ये अभी तीसरा नहीं हुआ, तो आप अंक लिख दें जिससे हम आपका क्लियर कर सकें, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे 44 नंबर पर। देखिए क्या कहता है 40 नंबर का। देखिए एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है, प्लांक नियतांक दिए गए और वेग में मापन एंगस्ट्रॉम है, अनिश्चितता की गणना। यार फिर वो इस क्वेश्चन देखो, चलो ठीक है बता दे रहा हूँ। देखो डेल एक्स इंटू डेल पी बराबर एच बटे 4 पाई। देखो संवेग तो यहाँ दिया नहीं कहीं, तो दूरी में अनिश्चितता निकालना है, अर्थात डेल एक्स आपको निकालना है और डेल पी की का खोल दो बराबर, इधर ले नीचे ले जा रहे हैं हम डेल पी, ठीक है। एच बटे 4 पाई की जगह आप ले रहे 4 पाई जगह था और डेल पी को खोल दे एम इंटू डेल बी। तो एच का मान आपको देखिए 6.6 पूरा ही लिख रहा हूँ मैं, आप लिख लेना, ठीक है 34। और देखिए 4 पाई आप जहाँ इधर रखी रहिए, हल करने के लिए आप रख दीजिए 4, 3.14 और एम का मान कितना है 9.1 गुणा 10 की पावर -31 इंटू बी का मान कितना, देखो बेग का मान, बेग में मापन का 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 1 मीटर बदलेंगे 10 की पावर -10 मीटर। इसको हल कर लेंगे आप और पाई का मान आप 3.14 रख लेंगे। तो आप जब हल करेंगे तो आप देखो आपका आंसर मेरे समथिंग आएगा 5.79 इंटू 10⁶ मीटर सेकेंड इनवर्स। बात समझ आ रही? तो ये वाला क्वेश्चन है। देखो डेल एक्स इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान दिया था, अनिश्चितता सूत्र डेल एक्स इंटू डेल पी बाई एच बटे 4 पाई। तो डेल एक्स है एच बटे 4 पाई, पी का मान, पी का सूत्र खुलता है संवेग बड़ा हो द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान सूत्र है एन है 9.10 डेल भी दिया है 1 एंगस्ट्रॉम, वेग मापन तो वेग को तोड़ दिया 1.10, इसे हल कर दिए तो आप समथिंग यही आएगा, आप हल कर लेगा, ठीक है। तो ये बच्चों आपके क्वेश्चन हुए लेक्चर जो आपका सेकंड चल रहा है। इस सेकंड लेक्चर में दूसरा लेक्चर में आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद एक और लेक्चर लेंगे हम जिसमें आगे क्वेश्चन कराएंगे। देखो आप खुद देख लीजिए, काफ़ी क्वेश्चन है आपके लिए, देखो यहाँ देख लीजिए आप, है ना, जो होगा 60 तक। यहाँ के बाद अगला एक लेक्चर और लेंगे, लास्ट लेक्चर। उस लास्ट लेक्चर में हम आपको ये सभी के सभी आपके देखो कहाँ तक गए, 1 से 20 तक हो चुका है फर्स्ट लेक्चर में और 21 से 40 हो चुका है
सेकेंड लेक्चर में। अब 41 से चलेगा 60 या 61 जितना भी होगा, किस लेक्चर में? थर्ड वाले में। तो इंतज़ार करना बच्चों तीसरे लेसन का। बार बार कह रहा हूँ, समझ में ना आए तो कमेंट में हमें क्वेश्चन बताएंगे, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं या जब तक आप हमें कहोगे नहीं कि सर अभी हमारा क्लियर नहीं हुआ या हमारा क्या समस्या है, तो हमको आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान दें इस क्वेश्चनों पर। एक लास्ट लेक्चर हम लेकर चलेंगे आपके सामने जो आपको आगे काम आएगा। ठीक।